हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू पाई एकेडमी। और जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 से केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस को स्टार्ट किया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस को ही। फिर हमने केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस होती हैं ये भी सीखा। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं या कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। आज जो है वो पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम कुछ टाइप्स को ही समझने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के। देखो, टोटल अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में होता है रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम ऊपर की 3 रिएक्शंस को समझने वाले हैं कि ये कैसी रिएक्शंस हैं और इनमें क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम में है कंबाइन कॉम्बिनेशन, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। मतलब अगर जनरल फॉर्म को ध्यान से देखो, एक ए था आपके पास में, एक बी है। जब इनके बीच में रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर आपको एक ही कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है H2 और एक दूसरी गैस है बेटा ऑक्सीजन। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या होता है, H2O फॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म नहीं हुआ है, एक ही कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो भाई यहाँ पर आपने इसको 2 किया तो यहाँ पे आपको इसको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई है, ओके। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक पॉइंट लिखा है कि ज्यादातर केस में, मतलब 90% से ज्यादा केसेस में ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। इस वर्ड को ध्यान से देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां से हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो मतलब इसका यह है कि अगर जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं और वहां पर अगर मेरे पास में क्या वाटर बन गया है या कोई भी और दूसरी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है किसी कंटेनर के अंदर, तो जब ये रिएक्शन होगी तो उस कंटेनर की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, वो वहां पर गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर वहां बढ़ जाता है और इसलिए उसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। हालांकि कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है लेकिन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट होगा कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर कि एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन है लेकिन एंडोथर्मिक होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करता है तो कुछ केसेस में वहां पर N2O बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। और आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो ये गैस यहाँ फॉर्म हो रही है इसको लाफिंग गैस भी कहता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने इसको 2 लगाया तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये रिएक्शन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रस ऑक्साइड बनाने वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ पर तब होती है जब उसको हीट करते हो। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक बोलता है। मतलब ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ बेटा कि 90% से ज्यादा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होंगी, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जो है तो कॉम्बिनेशन ही लेकिन वो नेचर में एंडोथर्मिक है, वहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने केस हो सकते हैं। देखो, पहला केस हमारे पास में क्या है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करता है ना, और जब कंबाइन करेंगे तो वहां पर सिंगल जो कंपाउंड है वही फॉर्म होगा। एग्जांपल देखो इसका, जैसे यहां मेरे पास में नाइट्रोजन गैस है और बेटा दूसरी गैस होती है हाइड्रोजन। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस यहाँ बेटा फॉर्म हो जाती है ना। आपने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 अप्लाई किया तो यहाँ भी आपको यहाँ पे कितना 3 लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन एलिमेंट है और ये भी क्या है, एलिमेंट है। 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और भी यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम हमारे पास में होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है ना। तो मैग्नीशियम भी एलिमेंट है और ये जो O है, O2 है, वो भी एलिमेंट ही होता है। बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 अप्लाई किया और यहाँ भी आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 एग्जांपल थे जहां पर 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। दूसरा केस मेरे पास में आता है जहां पर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक गैस होती है SO2, ये गैस है पर कंपाउंड भी है ना, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ में कंबाइन कर लेता है। ये कंपाउंड है और ये मेरे पास में एलिमेंट है बेटा। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड बन जाता है, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब कहने का ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है।
तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड वो ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। एक एग्जांपल और हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है और कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म किया है, और इन रिएक्शंस को बैलेंस भी करना होता है। तो यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2, वैसे यहाँ पर 2 और यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो ये अब बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो एक तीसरा केस भी है जहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो 2 कंपाउंड्स का होता है। एग्जांपल देखते हैं। एक कंपाउंड है जो गैस होती है अमोनिया, और इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं HCl से, तो बेटा यहां पर एक कंपाउंड बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपाउंड है और ये आपस में मिलके एक सिंगल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा एक एग्जांपल और हो सकता है CaO, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, या इसको हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूं H2O से, तो मेरे पास में एक कंपाउंड फॉर्म होता है और उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने तीनों केस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिस्कस किए हैं और यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है। दूसरे टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास में है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है, अगर हम उसको हीट करते हैं या वहां से हम करंट पास कराते हैं या उसको हम धूप में रख देते हैं, तो ये जो सिंगल कंपाउंड था वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। तो इसी रिएक्शन को हमने एक नाम दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास में एक कंपाउंड है CaCO3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर देता हूं तो हीट करने से क्या होता है, ये CaO और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो ये रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अगर डिकम्पोजिशन हीट करने की वजह से हुआ है तो उस टाइप का जो डिकम्पोजिशन है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास करे तब हुआ है, तब उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट की हेल्प से हुआ है तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास में फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और लास्ट होता है फोटो डिकम्पोजिशन। तो हर एक के एग्जाम्पल हमें देखने होंगे। तो अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करूं आपसे, तो इतना तो माइंड में आपके आएगा कि ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की हेल्प से होता है उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन हम बोलने वाले हैं। एग्जांपल देखो इसका। एक कंपाउंड बेटा मेरे पास में होता है और इसे बोलते हैं हम FeSO4, और FeSO4 को जो हमने देखा स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या होता है ना कि 7H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी सोल्ट में वाटर के कुछ फिक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो उस वाटर को बोलते हैं, उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो खैर मतलब यहाँ पर इस सोल्ट में कुछ नमी है हमारे पास। अब हमने जब इसको हीट किया, देखो एरो के ऊपर अगर ये डेल्टा सिंबल आपको मिलता है तो इसको बोलते हैं कि हम वहां पर हीट कर रहे हैं। तो FeSO4 और .7H2O को जब आपने हीट किया तो यहाँ से आपको FeSO4 मिलेगा और साथ में 7H2O अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन अभी और आगे बढ़ेगा इसका। तो फेरस, ये जो सल्फेट है, इसको फिर आगे आपने हीट किया होगा तो ये क्या होता है कि 3 कंपाउंड में ये बेटा टूट जाता है, Fe2O3, और उसके बाद में यहाँ पर एक गैस बनती है SO2 और एक दूसरी गैस बनती है SO3। बैलेंस आपने किया तो यहाँ पर आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना कि FeSO4 को डिकम्पोज करने पर आपको वहां पर मिलता है आयरन ऑक्साइड, और फिर SO2 और SO3 गैसेस आपको मिल जाती हैं। एक एग्जांपल और आपको इसमें याद रखना होगा। जैसे एक कंपाउंड मेरे पास में होता है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो स्टार्टिंग में जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, PbO। उसके बाद में बेटा एक गैस आपको मिलेगी वहां पर NO2, और एक गैस और मिलती है वहां पर, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बैलेंस आपने क्या होगा, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए आपने 2 अप्लाई किया होगा, यहाँ भी 2 आएगा फिर, और बेटा यहाँ पर आएगा 4। इस तरीके से रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाती है। ये जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इनको बार बार याद करें और इसको लिख लिख कर आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।
एक बात और आपको ध्यान देनी है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर फॉर्म होती है, ये हमारे पास में जो है यू नो वेरी वेल रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद सेकंड टाइप जो हमारे पास में है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है ना। जैसे आपके पास H2O है और H2O को आपने कंटेनर में रखकर वहां से करंट पास करा दिया है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर वहां पर आप करंट पास करा रहे हो, करंट के लिए मैंने यहाँ पर I लिखा है ना, तो तब एग्जैक्टली क्या होता है कि वाटर जो है वो दो गैसेज में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। पहली गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर 2 अप्लाई किया होगा और आपने यहाँ भी 2 अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो 2 गैस बनती हैं, या ऐसे जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है वाटर का, तो वहां पर 2 गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है उसका अमाउंट जो है वो कितना होता है, डबल होता है जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ ऑक्सीजन से। तो पूछता है क्यों ऐसा होता है, तो इसको आप ऐसे यू नो ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इसे। H2O के मॉलिक्यूल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब हम वाटर का कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल बनता है किससे, ऑक्सीजन के अमाउंट से या वॉल्यूम से, ठीक है। एक छोटी सी और बात आपको याद रखनी है कि एग्जैक्टली ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक कंटेनर के अंदर होता है और उसमें 2 रोड ऐसे लगी होती हैं। एक को बोलते हैं हम, ये जो रोड्स हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड, और ऊपर से बैटरी को हम वहां पर कनेक्ट कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके नाम होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, है ना। हल्की सी नॉलेज आपको होगी आई थिंक। तो मतलब आपको याद रखना यह है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो जो वहां पर फॉर्म होती है या लिबरेट होती है वो एनोड के ऊपर से होती है, और हाइड्रोजन जो गैस इस केस में होती है वो कैथोड के ऊपर से होती है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और दे देता हूं। जैसे आपके पास में यू नो वेरी वेल नमक है, NaCl है, और NaCl मोल्टन फॉर्म में मतलब पिघला हुआ होना चाहिए होता है, और जब वहां पर आपने करंट पास कराया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसका, तो कैथोड पर वहां पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और बेटा एक गैस बनेगी वहां पर, कौन सी, क्लोरीन, जो कि एनोड के ऊपर से लिबरेट हो जाती है। एक एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं और ले लेता हूं, तो एक ऑक्साइड मेरे पास में होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं हम, और जब Al2O3 का मोल्टन फॉर्म में हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो बेटा कैथोड पर एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होती है और एनोड पर मेरे पास में क्या हो जाता है, O2 गैस जो है वहां पर आ जाती है, और आपने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 अप्लाई किया होगा। तो ये जितने भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो फोटो का मतलब सेल्फ ही नहीं है, पता चले कि आपके माइंड में सेल्फ आ जाए। फोटो का मतलब यहाँ पर फोटोन से है, फोटॉन्स, है ना। तो फोटोन से एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और उन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो एग्जैक्टली डिकम्पोजिशन इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होता है। खैर आप ये याद रखना कि जैसे एक कंपाउंड आपके पास में बेटा होता है AgCl को अगर आप लाइट में रख देंगे, है ना, धूप वगैरह में उसको हम रख देते हैं, तो ये जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में। तो पहला जो कंपाउंड मिलेगा वहां पर वो मिलने वाला है Ag, और बेटा दूसरा वहां पर जो है एक गैस फॉर्म होगी, क्लोरीन गैस। बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 2 अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जब ये रिएक्शन होती है तो वहां पर एक ऑब्जर्वेशन भी है। AgCl को जब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो है इसका कलर स्टार्टिंग में व्हाइट होता है, और Ag जो यहाँ पर फॉर्म होगा तो उसका कलर मेरे पास में ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें थर्ड टाइप की रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना है, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है या उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब इस रिएक्शन की जो जनरल फॉर्म है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो इसमें A जो है वो हम ये मान के चले हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये BC जो पूरा है ये एक सोल्ट है B का, है ना, मेन इसमें B है, और ये A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है B से। तो अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो A B को यहां से रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देता है। तो एग्जैक्टली अब C के साथ में A आएगा और B यहां से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं।
जैसे एक मेटल मेरे पास में होती है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की रिएक्शन एक सोल्ट से, आयरन का सोल्ट होता है FeSO4, जब मैं उसके साथ कराता हूं तो बेटा मैग्नीशियम जो है वो आयरन से ज्यादा एक्टिव है। तो अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगी तो SO4 जो है वो मैग्नीशियम के साथ आएगा और आयरन Fe यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ मेरे पास में आयरन है और इस बार में रिएक्शन करा रहा हूं CuSO4 के साथ में, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर FeSO4 फॉर्म होगा और बेटा ये Cu मेरे पास में अलग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मेरे पास में Cu में लेता हूं और उसकी रिएक्शन में कराता हूं वेरी वेल FeSO4 से, तो अब देखो ये जो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर जो है वो आयरन के मुकाबले कम रिएक्टिव है, तो अब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्टिविटी का है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसके लिए हमारे पास में एक सीरीज है, ये एनसीईआरटी में गिवन है पूरा। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी के बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ठीक है, तो ये पूरी जो सीरीज है वो हाइड्रोजन की हेल्प से हमने फॉर्म की है। ठीक है, इसी के रेफरेंस में इनको हमने क्या किया है, अरेंज किया है। तो इसमें क्या है, ये ऑब्जर्व करना है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास में ऊपर है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर मैं के की बात करता हूं तो ये जितने भी इसके नीचे एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। वैसे अगर मैं किसकी बात करता हूं, मैग्नीशियम की बात करता हूं, तो मैग्नीशियम जो है अपने नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन अपने ऊपर वालों से कम रिएक्टिव है। इसीलिए पीछे जो हमने पढ़ा था कि Mg ने Fe को वहां से वेरी वेल रिप्लेस कर दिया था, लेकिन जो मेरे पास में क्या था, Cu था, उसने Fe को रिप्लेस नहीं किया था, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें आप याद रखना है कि जितने ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो इस सीरीज को आप बाय हार्ट याद करो, बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं इसको याद करने के, आपको कहीं ना कहीं से वो मिल जाएंगे। तो ये आज हमने टोटल 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया है, बाकी जो 2 टाइप रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।